नमस्कार दोस्तों। नेपाल के राजधानी काठमांडू में रोहिंग्या मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है मैंने, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों रोहिंग्या मुसलमानों की बात माने तो वो लोग नेपाल में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी बनकर आए हैं और उन लोगों की जो बेसिक नीड है वो नेपाल गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले शरणार्थी किसे कहते हैं, यानी रिफ्यूजी किसे कहते हैं। दोस्तों शरणार्थी उसे कहा जाता है जो अपने देश को छोड़कर किसी और देश में शरण लेकर रह रहा हो गवर्नमेंट के अप्रूवल से, उसे ही शरणार्थी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है नेपाल के मामले में, जो नेपाल में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं शरणार्थी बन के, उसी चीज़ पे सबसे बड़ा डाउट होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहीं पे आता है। वो क्वेश्चन मार्क ये है दोस्तों कि किस देश में आप शरणार्थी बन सकते हो। तो आइए दोस्तों अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर शरणार्थी वो व्यक्ति लोग बन सकते हैं, वो नागरिक बन सकते हैं जिसके देश में गृह युद्ध हो रहा हो या कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण कर दिया हो, तो वो अपने से जो बगल का पड़ोसी का देश है वहाँ पे जाकर शरणार्थी बन सकते हैं और वहाँ के सरकार से अप्रूवल लेकर ही वो लोग शरणार्थी बन सकते हैं। या कोई देश चाहता है कि फलाने देश में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो मैं फलाने देश के नागरिकों को अपने देश में रख सकता हूँ, ऐसा करके कोई देश कहता है तो भी वहाँ के लोग जाकर वहाँ पर शरणार्थी बन सकते हैं, रिफ्यूजी बन सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान नेपाल में कैसे पहुँचा और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्यों ये लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2016 से, जब म्यांमार यानी बर्मा के मिलिट्री जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं उन लोगों पे मिलिट्री हमला करने लगे। जेनोसाइड कहा जाए अगर इन लोगों के पक्ष से, तो वहाँ पर जेनोसाइड होने लगा। बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान को वहाँ पर ब्रूटली मार दिया गया और वो लोग उस देश को छोड़कर, उस देश की म्यांमार यानी बर्मा को आप लोग नक्शा में देख सकते हो कि उसके बगल में ही भारत है और बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश ना जाकर वो डायरेक्ट भारत में आया और भारत के थ्रू वो लोग नेपाल में चले आए। अब यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान का कहना था कि वो लोग जो म्यांमार के मिलिट्री है, वहाँ के राजनेता लोग हैं, वहाँ के राजनीतिक पक्ष लोग हैं, उन लोगों को धार्मिक कारणों से वहाँ से मार भगाया। उन लोगों को इस्लामोफोबिया था यानी इस्लाम से घृणा था, इसलिए उन लोगों पे अत्याचार किया। लेकिन यहाँ पर म्यांमार गवर्नमेंट की बात माने तो रोहिंग्या मुसलमान इनलीगली तरीक़ा से म्यांमार में रह रहे थे यानी बर्मा में रह रहे थे। दोस्तों उन लोगों के अकॉर्डिंग वो लोग जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम थे वो लोग बांग्लादेश से मूव करके आए थे म्यांमार में इनलीगली तरीके से। तो दोस्तों वो लोग बाद में जाकर सारे रोहिंग्या मुसलमानों का सिटीजनशिप को डिक्लाइन कर दिया यानी रद्द कर दिया और टाइम एक दे दिया गया कि तुम लोग म्यांमार को छोड़ दो वरना मिलिट्री का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी ये लोग नहीं गए वहाँ से, तो आखिरी में जाकर म्यांमार के आर्मी को प्रयोग किया गया और इन लोगों को वहाँ से भगाया गया। तो दोस्तों ये लोगों पे ब्रूटली अत्याचार किया गया इन लोगों के अकॉर्डिंग, तो ये लोग उस देश को छोड़कर भारत में चले आए। लेकिन भारत में जब CAA और NRC लागू होने की बात हुई, जब ये लोग जाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगा कि हमें ये आधार कार्ड चाहिए, हमें यहाँ के नागरिक बना लो, तो प्रोटेस्ट ये लोग भारत में भी करने लगे थे। तो वहाँ पर NRC लागू होने के जब बात चलने लगी कि आप अपने 5 पुश्तों की डॉक्यूमेंट पेश करो, यानी आपका जो 5 पुश्ताएँ हैं वो भारतीय होना चाहिए, तभी आप सभी को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकता है, सिटीजनशिप प्राप्त हो सकता है।
तो दोस्तों जब ये लोग जाने समझे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है भारत में, तो ये लोग मूव कर गए नेपाल में, क्योंकि नेपाल और भारत का बॉर्डर पूरा तरीके से ओपन है। तो ये लोग जो रोहिंग्या मुस्लिम थे, ये लोग इजीली मूव कर पाए भारत से नेपाल में। अब ये लोग नेपाल में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें बेसिक जो नीड्स है वो हमें चाहिए, और इन लोगों का मांग क्या क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। दोस्तों रोहिंग्या मुस्लिम नेपाल के राजधानी काठमांडू में जो ह्यूमन राइट्स का कार्यालय है वहाँ पर जाकर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो बेसिक नीड्स है वो चाहिए, और हमारे बच्चे लोग हैं जिनको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं खुद ही। आप लोग पहले वीडियो देखिए, बाद में हम लोग आगे भी बात करते हैं। यो UN अन्डरमा पहिला 2015 सबै उसलाई हामीलाई सपोर्ट गर्यो, को एडुकेसन सपोर्ट खानाकुरा के म्यान्डेट अनुसारमा। त्यसपछि 2015 सबै बन्द गरेको, अहिलेसम्म के पनि दिएको छैन। हाम्रो बच्चाहरू प्राइभेट स्कुलमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पढाएको छ, उनीहरू भन्छ अहिले सरकारी स्कुलमा जानु। कसरी 10 वर्ष पढाएर फेरि नेपालमा कसरी पढाउने? नेपाल बच्चाहरूलाई पनि सक्दैन। हाम्रो यता बसेर के काम गर्छ? उनीहरूलाई महिनाको डलर को बन्दा बढी आउँछ। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि उन लोगों को बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाए, क्योंकि नेपाल में वो लोग क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहेंगे तो वो लोग डॉलर कमा सकते हैं, तो वो लोग ये कहना चाह रहे हैं। तो अब मेरे नज़र में क्या है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन नेपाली गवर्नमेंट के नज़र में उसके साथ क्या करना चाहिए, रोहिंग्या मुसलमान के साथ क्या करना चाहिए, वो नेपाल गवर्नमेंट जाने और नेपाल के जनता जाने। दोस्तों आपके नज़र में क्या रोहिंग्या मुसलमान को नेपाल के एक सिटीजन के रूप में रख लेना चाहिए, या उन लोगों को मदद करके फिर से वापस उनके देश भेज देना चाहिए, या किसी मुस्लिम कंट्री में भेज देना चाहिए? आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेपाल से रिलेटेड तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद।